डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। वर्तमान महामारी के बीच हमारे किसान भाइयों बहनों ने अतुल्य योगदान दिया है, इसलिए किसान भाइयों बहनों आपके लिए समर्पित कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिससे कि आपके आर्थिक विकास को बल दिया जा सके। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे किस तरह से पानी की बचत करके आप बढ़ा सकते हैं गन्ने की मिठास। आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान जगदीश प्रसाद पारिक से। इसके साथ ही बात होगी पोषक अनाज वर्ष 2023 और G20 में कृषि मंत्रियों की बैठक के बारे में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे 3 सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गन्ना हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और गन्ने के उत्पादन में हमारा देश दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन ये एक ऐसी फसल है जिसे काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और हम सभी को ये ज्ञात है कि दुनिया भर में भूमिगत जल स्तर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में पानी की बचत पर जोर देना अनिवार्य है और ऐसे में ही काम आती है सूक्ष्म सिंचाई यानी कि माइक्रो इरिगेशन पद्धति, जिसका इस्तेमाल करके न केवल आप पानी की बचत कर सकते हैं बल्कि गन्ने का अच्छा उत्पादन भी हासिल कर सकते हैं। तो क्या है माइक्रो इरिगेशन पद्धति और किस तरह से आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए आपको तमाम जानकारियां दें हमारे इस सेगमेंट में। गन्ना लंबी अवधि की फसल है। यही वजह है कि 1 हेक्टेयर फसल के लिए 125 से 250 सेंटीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। दूसरी फसलों के मुकाबले पानी की ये मात्रा बहुत ज्यादा है। हमारे देश में ज्यादातर किसान परंपरागत तरीकों से सिंचाई करते आ रहे हैं, यानी वो ट्यूबवेल या नदी नालों के माध्यम से सतही सिंचाई करते हैं। इससे वाष्पीकरण या रन ऑफ के जरिए हजारों लीटर पानी बेकार चला जाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक ड्रिप यानी टपक सिंचाई पद्धति पर जोर दे रहे हैं। गन्ने में इस सिंचाई पद्धति को आसानी से और कामयाबी के साथ अपनाया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई में बारीक पाइपों का एक जाल बिछा होता है और इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं छेदों से पानी बूंदों के रूप में टपक कर सीधे जड़ में चला जाता है। एक अनुमान के मुताबिक टपक सिंचाई में 70% तक पानी की बचत होती है। जरूरी पोषण या उर्वरक भी इन्हीं पाइपों के माध्यम से सीधे जड़ों को दे दिए जाते हैं। इसके अलावा पपड़ी जमना या जल भराव जैसी समस्याएं भी नहीं आती, यानी पानी की एक एक बूंद काम आ जाती है और उसकी दक्षता में भी इजाफा होता है। अच्छी क्वालिटी की ड्रिप सिंचाई व्यवस्था में सभी पौधों को समान मात्रा में पानी और पोषक तत्व मिलते हैं। इस प्रणाली में पानी सिर्फ जड़ों के आसपास ही गीला करता है, बाकी जमीन सूखी रहती है, जिससे वहां खरपतवार की समस्या नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि किसान खरपतवार पर आने वाले खर्च से बच जाते हैं। ड्रिप सिंचाई वाली गन्ने की फसल में अंतः फसली खेती भी आराम से की जा सकती है। हालांकि ड्रिप सिंचाई खर्चीली प्रणाली है, लेकिन एक बार लगाने के बाद ये 4 से 5 साल तक काम करती है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाने से पहले खेत को जोतकर समतल कर लिया जाता है। इसके बाद ट्रैक्टर चलित मशीन की मदद से ड्रिप की लेटरल पाइपों को मिट्टी की सतह पर स्थापित कर दिया जाता है। पाइपों की दूरी 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद मिट्टी में गड्ढा बनाकर रोपाई करते हैं। पौधों के बीच की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस प्रकार इस पद्धति में एक लेटरल पाइप के ऊपर गन्ने की एक ही कतार लगाई जाती है।
रोपाई से पहले खेत को ड्रिप सिंचाई के जरिए उचित मृदा जलधारिता की स्थिति आने तक गीला करना चाहिए, जिससे पौध भी जल्दी स्थापित हो जाती है और उनकी मृत्यु भी नहीं होती। गन्ने की रोपाई से लेकर 20 से 30 दिनों तक टपक सिंचाई के जरिए खेत में नमी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद फसल की प्रतिदिन 1 घंटे के लिए या 1 दिन के अंतराल के बाद 2 घंटे के लिए टपक सिंचाई करें। इस प्रणाली में आमतौर पर फर्टिगेशन टैंक भी होते हैं। उसमें उर्वरक को भंडारित किया जाता है और एक इंजेक्शन उपकरण के माध्यम से उर्वरक को पाइपलाइन में छोड़ा जाता है। इंजेक्शन वेंचुरी उपकरण से दे सकते हैं, जिसे बिजली की भी जरूरत नहीं होती। ज्यादा पैदावार और अधिक चीनी रिकवरी के लिए 15 दिनों के अंतराल पर उर्वरक डालें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी भी देश के कई हिस्सों के अंदर झमाझम बरसात हो रही है। ऐसे में गन्ने की फसल से पानी की निकासी करना, पोषक प्रबंधन करना, कीटों और रोगों से बचाव करना अनिवार्य है, जिससे कि फसल को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे और गन्ने की मिठास बनी रहे। तो कौन कौन से कृषि कार्य अभी आपने गन्ने की फसल में करने हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सितंबर के दौरान गन्ना काफी बड़ा हो जाता है और उसके गिरने की संभावना बनी रहती है। एक बार गन्ना गिर जाए तो किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। आगे चलकर गन्ना टेढ़ा हो जाएगा, जिससे कटाई के दौरान बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए सितंबर में इसकी तीसरी बंधाई का काम कर ले। पहली कतार के अंदर ही 1.25 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर बांधना सही रहेगा। आगे चलकर दोनों कतारों की गन्ने को एक दूसरे से बांध दे। अगर खेत में पायरीला कीट लगा है तो रोकथाम के लिए फॉस्फेमिडॉन दवा का छिड़काव करना होगा। 1 हेक्टेयर में 400 मिलीलीटर दवा की जरूरत होगी। पानी में घोल बनाकर दवा का छिड़काव करना है। इस मौसम में गन्ने को गुरदासपुर, बोरर और शीश भेदक की भी संभावना है। इससे बचाव के लिए थायोडॉन 35 EC 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़क दे। गन्ने की शरतकालीन बुआई का भी समय चल रहा है। मध्य सितंबर से अक्टूबर तक इसकी बुआई जरूर पूरी कर ले। उन्नत और स्वस्थ बीज ही खरीदे और देर से पकने वाली किस्म चुने। बुआई के समय 3 आंख के टुकड़े काटे। प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए गन्ने की मोटाई के अनुसार 50 से 60 क्विंटल बीज की जरूरत होगी। बुआई से पहले 3 आंख के टुकड़ों का पारा युक्त किसी दवा से बीजोपचार करें। बीजोपचार के लिए टुकड़ों को उचित दवा से तैयार घोल में डुबोना है। शरतकालीन बुआई के साथ मिश्रित खेती करना आर्थिक दृष्टि से बहुत फायदेमंद है। मिश्रित खेती में आमतौर पर बोनी प्रजातियों के गेहूं, मटर, आलू या फिर धनिया बोया जा सकता है। गन्ने की फसल में खाद और उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की जांच के हिसाब से करें। वैसे बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 25 से 50 किलो नाइट्रोजन पर्याप्त होता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास
ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हासिल करने के लिए अभी कुछ समय पहले तक खेतों में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग किया जा रहा था, जो न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, हमारे किसानों का रुझान भी जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जैविक उत्पादों की मांग अब बाजार में बढ़ती नजर आ रही है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही सफल किसान जगदीश प्रसाद पारिक से, जिन्होंने न केवल जैविक खेती को अपनाया बल्कि दूसरे किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। कृषि में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रगतिशील किसानों में एक नाम सीकर जिले के अजीतगढ़ के रहने वाले जगदीश पारिक का भी है। इनके जैविक खेती में किए जाने वाले नवाचारों के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जगदीश पारिक मूल रूप से अजीतगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 71 वर्षीय जगदीश सब्जियों की नई किस्म तैयार कर किसानों को मुहैया कराते रहे हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। अभी के समय अधिक आमदनी पाने के उद्देश्य से ज्यादा रसायन का उपयोग किया जाने लगा है। बाजार में बिना कीटनाशकों का प्रयोग किए कोई खाद्य सामग्री सुगमता से उपलब्ध नहीं है, और अगर कहीं उपलब्ध भी है तो उसकी कीमत इतनी अधिक है कि वो आम इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए श्री माधोपुर उपखंड के अजीतगढ़ निवासी जगदीश प्रसाद पारिक ने जैविक खेती की ओर रुख किया। जगदीश पारिक एक किसान हैं। खेती में नए नए प्रयोग करके इन्होंने किसान वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की वजह से इन्होंने अपना तथा अपने क्षेत्र का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। जगदीश पारिक निरंतर सब्जियों की नई किस्म विकसित करने में लगे रहते हैं। जैविक खेती के जरिए अच्छी गुणवत्ता, कीटरोधी तथा सामान्य से काफी बड़े आकार की सब्जियां पैदा करके जगदीश पारिक ने जैविक खेती की शुरुआत वर्ष 1970 से करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गोभी की पैदावार से शुरुआत की। शुरू में इनकी पैदा की गोभी का वजन लगभग आधा किलो से 1.25 किलो तक होता था। रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ गोबर से बनी हुई जैविक खाद का प्रयोग किया। पारिक के खेत में 15 किलो वजनी गोभी का फूल, 12 किलो वजनी पत्ता गोभी, 86 किलो वजनी कद्दू, 6 फुट लंबी घिया, 7 फुट लंबी तोरई, 1 मीटर लंबा तथा 2 इंच मोटा बैंगन, 3 किलो से 5 किलो तक गोल बैंगन, 250 ग्राम का प्याज, 3.5 फीट लंबी गाजर और एक पेड़ से 150 मिर्चियों तक का उत्पादन हो चुका है। सबसे अधिक किस्में फूल गोभी में हैं तथा इन्होंने अभी तक 8 किलो से लेकर 25 किलो 150 ग्राम तक की फूल गोभी का उत्पादन कर लिया है। अपने निरंतर प्रयोग तथा कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप इन्हें वर्ष 2000 में सृष्टि सम्मान तथा वर्ष 2001 में फर्स्ट नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है। वर्ष 2001 में ही 11 किलो की गोभी उत्पादन के लिए इनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है। पारिक अब तक 6 बार राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं तथा सबसे वजनी गोभी के फूल के विश्व रिकॉर्ड में दूसरे पायदान पर हैं। जगदीश प्रसाद विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जैविक खेती से 25 किलो 150 ग्राम वजनी गोभी का एक फूल उत्पादित कर चुके हैं।
तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां कृषि में असीमित संभावनाएं हैं। इसीलिए हमारे देश में खेती के क्षेत्र में आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। हमारी सरकार भी किसानों के लिए प्रतिबद्ध है कि खेती किसानी के क्षेत्र का विकास करके हमारे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। इसी बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने G20 की कृषि मंत्री स्तरीयों की बैठक में वर्चुअली भाग लिया। इस कार्यक्रम का विषय था भूख विहीनता की लक्ष्य प्राप्ति हेतु सहयोग, कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सफल परियोजनाएं। क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिनांक 19 सितंबर 2021 को इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। इस आयोजन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। इन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वारा बाजरा सहित अन्य पोषक अनाज, फल सब्जियों, मछली, डेयरी व जैविक उत्पादों सहित हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थों को फिर से लोगों के आहार में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। हाल के वर्षों में इनका उत्पादन भारत में अभूतपूर्व रहा है और भारत स्वास्थ्य वर्धक भोज्य पदार्थ का डेस्टिनेशन कंट्री बन रहा है। कृषि मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र का विषय था भूख विहीनता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सहयोग, कृषि मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित सफल परियोजनाएं। बैठक में वर्चुअल संबोधन में श्री तोमर ने बताया कि पोषक अनाज के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। उन्होंने राष्ट्रों से पोषण व सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस पोषक अनाज वर्ष का समर्थन करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि क्षेत्र ने काफी सफलता हासिल की है। कोविड महामारी के दौरान भी भारतीय कृषि क्षेत्र अप्रभावित रहा, जिससे एक बार फिर इसने अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि कोविड के दौरान कृषि बाजार गतिशील रखने के लिए भारत सरकार के विभिन्न कार्यकलापों से कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन में सहायता मिली है और वर्ष 2020-21 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के साथ निर्यात में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है। इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान हुआ है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि जैव किस्में सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर मुख्य आहार का स्रोत है।
है। कुपोषण दूर करने के लिए इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार इस दिशा में सतत प्रयास कर रही है। विभिन्न फसलों की 17 ऐसी किस्मों को खेती के लिए विकसित और जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जल संसाधनों का अनुकूल उपयोग बढ़ाने, सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, उर्वरकों के संतुलित उपयोग के साथ मिट्टी की उर्वरता संरक्षित रखने, खेतों से बाजार तक कनेक्टिविटी प्रदान करने, प्रयोगशाला से लेकर भूमि तक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लिंकेज प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस स्कीम में अभी तक 11 करोड़ 37 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। उन्होंने गरीबी कम करने और जीरो हंगर गोल को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते रहने के भारत के संकल्प को दोहराया और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान तथा विकास और सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान प्रदान में सहयोग करने के भारत के संकल्प की पुनः पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री ने G20 मंत्री स्तरीय बैठक में 4 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। अब हमारे किसान भाई बहन केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपके लिए ऐसी मोबाइल ऐप्स लेकर आई जा रही हैं जिनको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने मोबाइल में कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं किसान सभा मोबाइल ऐप के बारे में। कोरोना महामारी के दौर में हमारे किसान भाई बहनों ने खेती किसानी में बेहतर प्रदर्शन किया है। लॉकडाउन में भी भारतीय किसानों ने फसलों की बुआई से लेकर फसल प्रबंधन, फसल कटाई और उपज की बिक्री तक की सेवाएं घर बैठे हासिल की है। खेती किसानी में इस उम्दा बदलाव का श्रेय सरकार द्वारा जारी डिजिटलाइजेशन की नीति और कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत को भी जाता है। डिजिटलाइजेशन की इसी कड़ी में देश के दूरदराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किसान सभा ऐप विकसित और लॉन्च किया। किसान सभा ऐप का उद्देश्य किसानों को किफायती और सही समय पर सहायता प्रदान करना है, जिससे भारतीय किसानों को स्वावलंबित बनाकर उनकी आय को बढ़ाया जा सके। इस ऐप की मदद से किसान घर बैठे ही अपनी नजदीकी मंडी से कृषि जिन्सों के भाव का पता कर सकते हैं और मंडी भाव की जानकारी के बाद मालवाहक वाहन की सस्ते दर पर बुकिंग करके अपनी उपज को मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। ये ऐप कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही खेती के लिए उर्वरक, कीटनाशक, बीज, कृषि यंत्रों की बिक्री करने वाली कंपनियां भी बिना बिचौलियों के हस्तक्षेप से सीधे किसानों को जरूरी सामान सस्ती दरों पर बेच सकती है। इतना ही नहीं, किसान सभा ऐप की मदद से किसान अपनी फसलों को कोल्ड स्टोर या गोदामों में सुरक्षित रूप से भंडारण कर सकते हैं। आसान शब्दों में किसान सभा ऐप किसानों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी डीलरों, ग्राहकों, कोल्ड स्टोरेज, कीटनाशक दवाओं के विक्रेता, उर्वरक खादों के विक्रेता, बड़े खुदरा दुकानदारों, ऑनलाइन स्टोर, संस्थागत खरीदारों समेत अन्य संबंधित सेवा प्रदाताओं के लिए उपयोगी है। इस मोबाइल ऐप में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भारत सरकार ने 6 प्रकार के पंजीकरण का ऑप्शन प्रदान किए हैं, जिसमें किसान पंजीकरण, मंडी डीलर पंजीकरण, मालवाहक वाहन पंजीकरण, सेवा प्रदाता पंजीकरण, मंडी बोर्ड मेंबर पंजीकरण, उपभोक्ता पंजीकरण की सेवा प्रदान की गई है। पंजीकरण के लिए किसान सभा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और घर बैठे कृषि जगत से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ उठाएं। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम को फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले के प्रसारित कार्यक्रम देख सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
आधी खिला दे बे That's the way रॉब का रबड़ा दोस्त का धक्का हमें बे मैं छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हमें बे कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम सिकंदर यहाँ के हम सिकंदर असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मुसलमान अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? सही नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। सबसे बड़े जननायक का ऐतिहासिक सफर जिसके दृढ़ संकल्प ने रखी नए भारत की नींव, जन सेवा और कर्तव्य निष्ठा से जीता देश का भरोसा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। नई सोच और अलग नजरिए से साकार हुआ आत्मनिर्भर भारत का सपना। आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। दीदी के साथ बदलते भारत की शान।